तो सीन ये है कि हम लोग एफएल्स का पढ़ रहे थे। आज मैंने सोचा था कि हम लोग आगे कर लेते हैं, बट मैंने पूछा था तो मोस्टली बच्चों ने जो है ना वो सवाल किए ही नहीं है। तो और एक दो बच्चे ने मुझे ये बोला कि यार वो लॉजिक बिल्डिंग वगैरह भी सिखाओ कि वो भी कैसे होती है, क्योंकि फिर हमारे पास सवाल आ जाता है ना तो फिर हमें समझ नहीं आता कि उसको किस तरह से सोल्व किया जाए। तो मेरे साथ भी ये सीन होता था। फिर उसके साथ ना एक अच्छा सा एक आइडिया होता है, एक जो है ना वो तरीका होता है, उसको फॉलो करोगे तो आपके साथ हो जाएगा। तो पहले तो एफएल्स मैं रिपीट कर लेता हूँ कि एफएल्स क्या कैसे होता है, क्या होता है। अच्छा, एफएल्स इसलिए होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशंस होनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग एफएल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस किस तरह के भाई, अगर ये चीज़ चल रही है तो इसके साथ ये हो, और ये चीज़ चल रही है तो इसके साथ ये हो। तो हम लोगों ने ये इसका एग्जांपल देखा था, वो ये कि हम लोगों ने वो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर वाला एग्जांपल लिया हुआ था। ठीक है, अब उसके आगे इसका सिंटेक्स मैंने ये बोला था कि इफ़ का ये होता है, मतलब कंडीशन आती है और करली ब्रैकेट में उसका कोड आ जाता है यहाँ पे। तो जो अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर वो इफ एल्स की चेक करेगा, जितने भी इफ एल्स होंगे। अगर कोई भी मैच नहीं होगी तो फिर वो डायरेक्ट एल्स में चला जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने एक बात बोली थी कि इफ़ ज़रूरी होता है, एल्स इफ़ और एल्स ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इफ़ से लेकर यहाँ करली ब्रैकेट तक आप कोड करोगे तो भी फिर आपका चलेगा। ठीक है, तो ये सीन हो रहा होता है। अच्छा, इसका हमने एक जो है ना मैंने तुम लोगों को कोड करवाया था, वो ये कोड था जो हमने ग्रेडिंग का किया था, मार्क्स वगैरह का। सही है, ये कोड था। ठीक है, उसपे हमने क्या किया था कि एक नंबर इनपुट, मतलब मार्क्स यूज़र से इनपुट लिए थे। यूज़र मार्क्स अपने बता रहा था, उस मार्क्स की बेस पर हम उसको ग्रेड दे रहे थे। 90 से 100 तक हम उसको ए दे रहे थे, 80 से 89 तक बी, एंड 70 से 79 तक सी, एंड 60 से 69 तक डी, और 60 से बिलो हम उसको फेल कर रहे थे। और उसके अलावा मतलब 0 से लेकर 60 से बिलो। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकती है, 60 से बिलो तो माइनस की भी कंडीशन हटा दी जाए। मतलब इसमें लगा दिया जाए कि एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, मतलब 0 से पीछे नहीं जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे समझो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मिनिमम आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, 100 में से 0 आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगा दी कि मार्क्स जो है ना आपके ऊपर होने चाहिए। अब जो सिस्टम अगर, मतलब यूज़र अगर माइनस में देगा या 100 से ऊपर मार्क्स देगा तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, एल्स वाली, जिसमें लिखा हुआ है इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, तो ये सीन हम लोगों ने देख लिया था। उसके अलावा मैंने तुम लोगों को कुछ सवाल दिए थे तो तुम लोगों ने किए नहीं है, तो उस पे अच्छा, ये एक बच्चे ने स्वैपिंग का बोला था तो स्वैपिंग वाला भी मैंने उसको करवा दिया था। तो इसमें मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल उठा दिया था, सी वाला। फिर उसने बोला कि हाँ, टेम्पररी वेरिएबल को हटा के अर्थमेटिक से करो। तो अर्थमेटिक की कंडीशन ये होती है कि क्या नाम है, देखो अब आपके पास एक गिलास है, हमने गिलास का वो एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आपके पास एक बकेट है जिसमें पानी होता है। ठीक है, अब हमने जिस तरह गिलास की एग्जांपल ली थी वैसे ही बकेट की एग्जांपल लेते हैं कि ए के अंदर जो है ना वो 10 लीटर पड़े हुए हैं, और बी के अंदर जो है ना वो 5 लीटर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल, मतलब वेरिएबल की एग्जांपल ले ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्वैपिंग करनी है, मतलब 5 ए में चला जाए यहाँ पे और 10 यहाँ पे चला जाए। तो मैंने उसको अर्थमेटिक से करके दिया था। अर्थमेटिक में मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि पहले जो है ना ए के अंदर, सही है, मतलब ए के अंदर ए प्लस बी कर दिया था। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब क्या कर दिया मैंने, मतलब मैंने उधर कर दिया 10 + 5। तो उसमें कितना आ गया, अब ए में कितना आ गया, मतलब ए में 15 आ गया। ठीक है, मतलब बी वाली बकेट में जो 5 लीटर पानी पड़ा हुआ था ना वो मैंने कल्टी कर दिया ए में। तो ए अब कितने का हो गया, 15 का हो गया। ठीक है, 15 का हो गया। अब इसमें ऑलरेडी बी में 5 स्टोर है, तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 10 लाना है। ठीक है, और ए में मौजूद क्या है, 15 मौजूद है।
तो अब मैं यहाँ पे कौन सी ऐसी अर्थमेटिक ऑपरेशन करूँ कि बी में जो है ना वो 10 आ जाए। तो मैं यही कर सकता हूँ कि इस 15 में से -5 कर दूँ तो बी में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब वो किस तरह, इस तरह बी इक्वल्स टू बी, बी नहीं, ए माइनस 10, ओ सॉरी, ए सॉरी बी, हाँ। अब क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। अब क्या होगा, इस ए की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि थी 15, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ए की जगह पे 15 लिख दिया, बीच में हमारा माइनस रखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस रखा हुआ है। और मैंने आगे बी लिख दिया, बी के अंदर क्या स्टोर था, 5 स्टोर था, तो हमने इसको यहाँ पे 5 कर दिया। अब 15 माइनस 5 क्या होता है, इक्वल्स टू 10 होता है। इक्वल्स टू 10 होता है, तो अब बी के अंदर क्या आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है। अब मेरे बी के अंदर 10 है और ए के अंदर 15 है, ये दोनों वैल्यू स्टोर हैं, ठीक है, अभी इनिशियल। अब मुझे ए में क्या करना था, ए में बी की वैल्यू मतलब 5 लानी थी, ठीक है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं इन दोनों को यूज़ करके कि ए के अंदर जो है ना वो 5 आ जाए। तो उसके लिए ये हो सकता है कि ए के अंदर, सही है, ए इक्वल्स टू, उसको मैं कर दूं, मतलब ए में मुझे 5 लाना है, ठीक है। तो 15 माइनस 10 कर दूं तो 5 आ जाएगा। तो 15 किस में स्टोर है, ए में स्टोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और माइनस क्या करता हूँ, यहाँ पे बी में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो बी में मैंने यहाँ पे बी कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ए की जगह पे ए की वैल्यू आ गई जो कि 15 थी, उसके आगे माइनस आ गया, माइनस के आगे उस बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू में क्या स्टोर था, 10 स्टोर था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब सीन क्या हो गया, सीन ये हो गया कि बी के अंदर आपकी 10 वैल्यू आ गई, सही है, और ए के अंदर 5 वैल्यू आ गई, सही है। तो इस तरह से हमारी स्वैपिंग हो गई। पहले पहले जो है ना वो बी में क्या था, 5 था, ये देखो यहाँ पे 5 है, सही है। अब बी में क्या हो गया, ये लास्ट वाली वैल्यू देखो 10 आ गया, तो स्वैपिंग हो गई। और ए में क्या था, 10 था, और अब क्या है, 5 है। तो इस तरह से हमने अर्थमेटिक से स्वैपिंग की थी। तो इस तरह, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक टेम्परेरी उठा दिया था वेरिएबल। ये बात समझ आई कि किस तरह से हुई। मेरी आवाज़ भी आ रही थी या नहीं? यार देखो, अगर समझ ना भी आए ना तो बोल दिया करो, चुप नहीं बैठा करो, चुप बैठते हो ना फिर मुझे जो है ना वो गुस्सा आता है। हाँ या ना बोलो, समझ आया ये? आ रही है समझ। बाकियों को यार बोल दो, मसला नहीं है। स्वैपिंग में आउटपुट रिजल्ट कैसे होगा, आउटपुट रिजल्ट ऐसे होगा कि आप जो है ना डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा दो बस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ए और बी को इनिशियलाइज किया था कि ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 5 है, सही है। अब सिंपल ये मुझे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मुझे इसको कमेंट करना होगा क्योंकि ये पूरा एरर देगा, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली जो है ना वो ए और बी की जो वैल्यू है ना वो आउटपुट कर दूँ, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ यहाँ पे क्या, अच्छा एक मिनट, एक गलती ये है कि मैं बता देता हूँ क्या गलती है। मतलब गलती यह है कि ये कमेंट मुझे नहीं करना था, ये मुझे नीचे लाना था, ताकि उसको पता तो चले कि स्वैपिंग भी करनी है, सही है। ये कंट्रोल वी हो गया, ये एंटर किया और यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है। और इसको यहाँ से ये हटा दिया, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करके द वैल्यू ऑफ ए इज %d एंड द, अच्छा इसको उसकी जो है ना वैल्यू को मैं नीचे प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और एंटर करके कंट्रोल वी। अच्छा, अब जो है ना ये देखो, स्वैपिंग से पहले मैं जो है ना इन दोनों को कॉपी करके कंट्रोल सी, अच्छा मैंने यहाँ पे जो है ना वो बी नहीं किया हुआ, सही है। इसको कर देते हैं बी, सही है, और यहाँ पे भी कर देते हैं बी।
और यहाँ स्वैपिंग से पहले हम लोग दोबारा से प्रिंट करवा देते हैं ए और बी की वैल्यू। सही है, द वैल्यू ऑफ ए इज %d बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, कंट्रोल सी। अच्छा, ये मुझे करवाना नहीं था बट ये अब नज़र आ गया ना कोड, तो मैंने बोला चलो समझा देता हूँ। मालिक ये एरर क्यों दे रहा है? ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू, ऊपर कुछ बंद है क्या? हैशटैग इंक्लूड 8। बताओ क्या एरर है, कुछ नज़र आ रहा है? कैपिटल बी को स्मॉल बी में करें कन्वर्ट। कौन सी? पे आपने अर्थमेटिक, सॉरी, ओके ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर भी नहीं लगाया। नाइस यार, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यार ये छोटी छोटी जो एरर्स आते हैं ना, इनमें इनसे इतना बड़ा गुस्सा आता है। अभी भी एरर आ रहा है। अभी क्या एरर है? इंट मैन, ये करली ब्रैकेट भी, नीचे कुछ लिखा हुआ भी तो नहीं है मैंने? %d। और क्या स्पेलिंग सही है? सारी सही है। ए प्लस बी, ए। अबे क्यों दे रहा है? एक मिनट, इसको मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके देखूं। कभी कभी जो है ना वो भी कर रहा होता है मसला, कंपाइलर भी। यार कोड तो सारा सही लिखा है मैंने। %d। अबे मालिक, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने वेरिएबल की डेटा टाइप नहीं दी हुई। तुम लोग मेरा एरर नहीं पकड़ रहे यार। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे इसको यहीं पे करते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप नहीं दी हुई यार। मुझे जो है ना 2 साल लोग हैं इसको कोडिंग किए हुए, तो मुझे याद नहीं है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तुम लोग गलती बताया करो। अब चलेगा, इसका अब्बा भी चलेगा। हाँ अच्छा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 बिफोर स्वीपिंग। ठीक है, द वैल्यू। अच्छा यहाँ पे भी ए है, वो ए इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था। कहाँ पे? यहाँ पे। सही है, तो इसको बंद कर देते हैं। अब दोबारा से चलाते हैं, अब सही होगा। सही है। अब देखो यहाँ पे हमने ए में क्या स्टोर करवाया था, 10, और बी में 5। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 5, और बिफोर स्वेपिंग। और ये आफ्टर स्वेपिंग क्या हो गई, ए इज 5 हो गया और बी इज 10 हो गया। ठीक है, ये स्वेपिंग हो गई। अब अच्छा, यही स्वेपिंग वाला ही कोड ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला जो मैंने लिखा था। बट इसमें क्या था, हमने एक टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी मतलब एक अलग से वेरिएबल हमने उठाया था, जो कि सी के नाम से उठाया था। और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कोई अलग से वेरिएबल नहीं उठाया, हमने वही अर्थमेटिक प्लस माइनस करके सेम चीज़ उठा दी। ठीक है, समझ आ गया? ये देखो इस तरह से ये बताता है ना, ये इसने जैसे लाइन 3 दे दी ना, तो फिर मैं समझ गया कि ये एरर है। समझ आया आपको? स्वैपिंग में आउटपुट, यार हैंड रेज नहीं करो, मैसेज कर दो या माइक खोल के बोला करो डायरेक्ट। स्वैपिंग में आउटपुट रिजल्ट कैसे होगा? आ गया। कैपिटल बी को स्मॉल में करो, पेरेंट एफ सेकंड स्टेट में बी लिखें, वैल्यू बी। और सही, सही है। समझ आ गई ये चीज़ कि हम लोगों ने किस तरह किया? अच्छा, ये बेसिक बेसिक होते हैं, ये कभी कभार क्विज़ वगैरह में आ जाते हैं। अच्छा, क्विज़ में तुम लोगों को ना सर इस तरह भी बोल सकता है कि एरे तो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ ना, तो मुश्किल से ही दें। मिड में दे सकते हैं। मिड में सर ये देगा कि आपको बोलेगा कि भाई
एक एरे लो, उस एरे में कुछ वैल्यूज़ लो और उन वैल्यूज़ को उल्टा प्रिंट करवा दो। जैसे फॉर सपोज़ एक एरे लिया, उस एरे के अंदर तुम लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डाल दी। यहाँ पे मैं अपनी डालता हूँ 2312396। सही है, मैंने इनिशियली ये स्टोर करवा दी वैल्यू एरे के अंदर। अब सर बोलेगा इसको उल्टा प्रिंट कराओ। उल्टा मतलब कैसे? 6932123 इस तरह। सही है, ये याद रखना, ये तुम लोग नोट किया करो। मोबाइल पे बैठे हुए हो या फिर लैपटॉप पे बैठे हुए हो, रजिस्टर वगैरह, हमें पता है तुम लोगों में से कोई अच्छा नहीं होगा जिसने रजिस्टर लिया हुआ होगा हाथ में। तो नोट पैड खोला करो, मैं भी ये नोट पैड खोला हुआ है देखा। इस तरह से इसी में ही नोट किया करो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फिर उनको से मतलब वो कर दिया करो, सेव कर लिया करो, ठीक है। तो जो जो चीज़ एमसीक्यूज वगैरह मैं बता देता हूँ, ये चीज़ नोट किया करो, काम आएंगी। अच्छा, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ नहीं आया तो वो मैसेज कर दे जब तक मैं इसको कमेंट करूँ, और इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन था कि अब सीन ये था कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह जो दिए थे वो तुम लोगों ने किए नहीं, तो एक दो हम लोग कर लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं ना मेरे पास, उनमें से हम देख लेते हैं, और इसमें हम लॉजिक बिल्डिंग भी देख लेंगे कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो कोड ब्लॉक ओपन कर देता हूँ और ये इसको बंद कर देता हूँ और ये नोटपैड। अच्छा, हमने किया था कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। अच्छा, अब बच्चों ने ना ये कोड दे मतलब सवाल पढ़ा, सवाल तो बिल्कुल इजी है बच्चों वाला है, और बचपन से तुम लोग इवन ऑड से खेलते हुए आ रहे हो। अब कोड करना है तो कोड करने में तुम लोग फंसे रहे हो कि भाई लॉजिक किस तरह बिल्ड होगी, मतलब मैं इस सवाल को कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे करूँ। तो इसके लिए पता है क्या होता है, इसके लिए आपको ड्राई रन करना पड़ता है। ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन में आपको पहले आउटपुट सोचना होता है कि यार मैं प्रोग्राम बनाऊं तो सही, बट इसका आउटपुट किस तरह होना चाहिए। जैसे फॉर सपोज अब मुझे एक नंबर है, उस नंबर को यहाँ पे क्या करना है, पहले चेक करना है और मुझे बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, या तो हम वैल्यू हार्ड कोड कर दें इस तरह असाइन करके, या फिर हम यूज़र से इनपुट ले लें, ठीक है। यार ये क्यों ओपन किया है? मतलब इस तरह से जो है ना, क्या नाम है, हाँ। अब क्या है कि मुझे जो है ना वो चेक करना है कि वो नंबर मेरा इवन है या ऑड है। तो जाहिर सी बात है कि पहले मैं जो है ना वो इस तरह से हार्ड कोड कर दूं, मतलब वैल्यू असाइन कर दूं जिस वैल्यू को हमने चेक करना है, या फिर मैं यूज़र से इनपुट लूं। तो तुम लोग हमेशा से एक पेज लिया करो और उस पर ड्राई रन किया करो, ठीक है। अब ड्राई रन क्या होगा कि मुझे पहले जो है ना एक लाइन लिखनी है ताकि मैं यूज़र से पूछूं। तो इंटर द वैल्यू लिख दो, या नंबर या कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, वैल्यू चेक करने के बाद हम लोग क्या, पेरेंट एफ में हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद जाहिर सी बात है यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्कैन एफ यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है ना हमने क्या करनी है, इफ़ की कंडीशन लगानी है, ठीक है। इफ़ की कंडीशन लगानी है और उसमें चेक करना है कि इवन है या ऑड है। अच्छा, अब ये चेक कैसे होगा कि इवन है या ऑड है? तो इवन की लॉजिक क्या होती है, किसी को पता है? या यूनिवर्सिटी में आ गए हो, किसी को पता है क्या होती है? माइक खोल के बोलो, मैसेज करो, जल्दी से बताओ, पता तो चले कितने महान हो। जीपीटी वीपीटी नहीं करो, गूगल नहीं करो। ये तुम लोग देर कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम लोगों को नहीं आती। मालिक, ये छोटी छोटी सी जो है ना वो लॉजिक संभाल के रखो, मतलब याद करके रखो। इवन की लॉजिक ये होती है कि वो टू से डिवाइड फुल्ली डिवाइडेड हो जाए। फुल्ली डिवाइड का मतलब ये है कि आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, जैसे फोर हो गया। टू, फोर को अगर हम डिवाइड बाय टू करेंगे तो आंसर टू आएगा और रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, तो फोर क्या है, इवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं कि इसमें हमने कंडीशन लिखनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, अब डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ तो तुम लोग समझ जाओगे। पहले हम लोगों ने बात की कि पेरेंट एफ करके हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे।
एंटर द वैल्यू, सही है। अब जिस पे वो चेक करेगा, अब मैंने ये लिख लिया और इसको जो है ना मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ ताकि कोड ज़्यादा विजिबल हो। एंटर द वैल्यू कर दिया, अब स्कैन एफ कर रहा हूँ, ठीक है। स्कैन एफ क्यों, ताकि मैं यूज़र से इनपुट ले सकूँ। तो %d कर दिया, और अच्छा इसको स्टोर करवाने के लिए मुझे वेरिएबल भी चाहिए। वेरिएबल में एन का ले रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर जाके मैं वेरिएबल स्टोर करवा रहा हूँ इंट एन, ठीक है। इस तरह से लॉजिक बनानी है। अब क्या हो गया, मेरा एक स्टेप क्या हुआ, मेरा एक स्टेप ये हुआ कि जो है ना लाइक मैंने इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट ले लिया, अब इनपुट लेने के बाद उसको चेक करना है। उसको चेक करने के लिए मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई और मैंने बोला कि वो मेरा नंबर अगर डिवाइड बाय 2 होके रिमाइंडर 0 आए। अच्छा, रिमाइंडर के लिए क्या यूज़ होता है, परसेंट यूज़ होता है। डिवाइड बाय 2 होके रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए। अच्छा, इसको स्पेस ना भी दो तो ये काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो यहाँ पे n है, n वो डिवाइड बाय 2 होके रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। 0 आ जाए तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप लोग ना, यार छोड़ो मैं नहीं बता रहा, फिर तुम लोग बोलोगे कि मोहित हमारे लिए मुश्किल कर रहा है। पर ये इजी सीन है। इजी ये है कि करली ब्रैकेट के बिना एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ये चीज़ इस तरह से। द n इज, अच्छा यहाँ पे मैं n नहीं वो लिख रहा हूँ, उसको प्रिंट करवा दूंगा। द % इज इवन, ठीक है। और आगे मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा n को, सही है। अब इसको मैं चला के देखता हूँ कि ये चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। यार अब गलती बताओ, मैंने क्या गलती की है, ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। यार करली ब्रैकेट लगा देते हैं, छोड़ो, पर ठीक है। वरना करली ब्रैकेट के बिना जो है ना एक स्टेटमेंट हो जाती है। अब भी नहीं चल रहा। अच्छा तो फिर इसका सीन होगा, ये ले भाई तू भी स्पेस ले ले मज़े से। क्या हो रहा है, प्रिंट के प्रिंट साथ एफ, कर रहे हैं। प्रिंट्स के साथ एफ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है एरा इफ। नीचे नीचे। अच्छा अच्छा, सेकंड वाले ओके में। ओके ओके। यार पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने। अच्छा अब इसको मिटा देते हैं, तुम लोगों को जादू आपसे दिखाता हूँ। तो एक स्टेटमेंट के साथ अगर प्रिंट एफ लिखो ना विदाउट करली ब्रैकेट तो वो चल जाती है, ठीक है। देखो चल रहा है। अब वो कह रहा है एंटर द वैल्यू। अब एंटर द वैल्यू मैंने 14 दी और एंटर किया, उसने बोला द 14 इज इवन, ठीक है। थोड़ा इसको मैं थोड़ा सुर्खी बुरखी लगाऊं, मतलब आई मीन मेकअप करूं, ठीक है। ये कर दिया, अब चला के देखता हूँ क्या होता है। थोड़ा स्पेस आ गया ना, अब मैं इसको देता हूँ आउट देता हूँ, तो ये क्या करेगा, चलेगा ही नहीं, मतलब चलेगा बट जो है ना आउटपुट वगैरह कुछ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैंने वो इस स्टेटमेंट में आ ही नहीं रहा, ठीक है। उसने क्या किया, ये लाइन प्रिंट की, ये लाइन प्रिंट करने के बाद उसने यूज़र से इनपुट लिया जो कि मैंने 21 लिखा। उसके बाद उसने ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन फॉल्स थी, ये ट्रू थी ही नहीं, तो वो इस लाइन में आया ही नहीं। वो नहीं आया तो उसने रिटर्न 0 करके कोड को एंड कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। अच्छा मुझे एल्स का पता नहीं है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, फिर भी करके देखते हैं। मतलब आएगा नहीं आएगा का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मैंने सुना था ना वो एक स्टेटमेंट का देखा था। देख लेते हैं शायद आ जाए, मैं भी भूल गया हूँ, इतनी याद नहीं आ रही थी यार। हाँ हो रहा है 21। तो देखो द 21 इज इवन, ओके। इवन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज ही नहीं किया। कॉपी पेस्ट में ये भंड होता है। 21, ठीक है। अब क्या किया, 21 के अंदर वो एल्स वाली स्टेटमेंट में आ गया। अच्छा इसमें भी मैं हटा के देखता हूँ, क्या पता हो जाए। क्योंकि अगर एक ही स्टेटमेंट होती है ना वो विदाउट करली ब्रैकेट चल जाता है, सही है।
अब ऐसे नहीं बोलना टीचर को कि मोहित ने बोला था कि विदाउट करली ब्रैकेट भी इफ काम करता है। वो तब काम करता है जब आपके पास एक ही स्टेटमेंट हो। एक ही स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ एक लाइन है, ये पेरेंट एफ, ठीक है। तो विदाउट करली ब्रैकेट भी काम चल जाता है। अब एल्स वाला हम लोग ट्राई करके देखते हैं, नहीं चलेगा शायद। चल गया, नाइस यार। चलो, द 21 इज ऑड, तो यहाँ पे विदाउट करली ब्रैकेट भी काम कर रहा है, जादू। ये टीचर ने भी तुम लोगों को नहीं बताया होगा, शायद बताया हो। सही है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, देख ली। समझ आया प्रोग्राम के किस तरह हो रहा है। जो नंबर डिवाइड बाय 2 होकर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो इवन है, अदरवाइज ऑड है। सही है। हाँ हाँ यार, गुड हो गया पेरेंट एफ। ये जो है ना, वो मुझे तुम लोग ना वो किया करो, माइक खोल के बोला करो, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो मैसेजेस में नहीं देख रहा होता। समझ आई। आगे बढ़े। अच्छा, सारे सवाल नहीं करवा रहा, इसमें से जो अच्छा होगा ना वो करेंगे हम। ये ड्राई रन सीख लिया तुम लोगों ने कि भाई पहले क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है, उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगानी है, और कंडीशन तो तुम लोगों को याद होनी चाहिए कि भाई कंडीशन किस तरह होगी। तो वो होगी, अच्छा, चेक इफ़ नंबर इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये मेरे पीडीएफ में ऑलरेडी हुआ हुआ है तो मैं नहीं करवा रहा, इसमें हुआ हुआ है, ठीक है, उसको तुम लोग समझ लेना। कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, यही सेम सवाल है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा सवाल क्या, डिसाइड अ स्टूडेंट पास बेस्ड ऑन मार्क्स। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था कल, जो कि मैंने अभी तुम लोग को दिखाया था। कंपेयर टू नंबर्स टू फाइंड द लार्जेस्ट, ये अच्छा सवाल है, ये कर लेते हैं। अच्छा, इसी को ही मैं मॉडिफाई अच्छा, ये तुम लोग को चाहिए क्या कोड? चलो मैं सेव करके रख लेता हूँ, शायद कभी काम आ जाए। तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। भाई हो सके तो वो वाला करवा दीजिएगा, टेबल एलसीएम वाला। यार, एलसीएम वाला ना हम लोग एंड में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ बच्चों को समझ आए नहीं आया ना, तो इस वजह से मैं नहीं करवाना चाह रहा। क्योंकि चलिए सर। हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना, तो बीच में मैं अब लूप्स वाला कोई एक सवाल समझा दूं, तो इस वजह से मैंने बोला कि वो तुम एंड तक बैठे रहो, फिर एंड में हम लोग वही करके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम चलिए कर सर। रहे हैं टू नंबर्स का, और टू नंबर्स को हम लोग देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और उसको बताएंगे। इसमें भी हमने क्या करना है कि हमने जो है ना वो यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे इंट एन है, और एन के साथ मैं एक एम और ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे दो चाहिए नंबर। और इसी तरह जो है ना, फिर मैं यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लूँगा, तो एक मैंने इनपुट ले लिया और ये दूसरा मैंने इनपुट ले लिया। दूसरा इनपुट ले लिया, उसको मैं स्टोर करवाऊँगा एम में। दो नंबर मेरे पास आ गए। दो नंबर आने के बाद अब मैं नंबर चेक करूँगा कि अगर मेरा एन बड़ा है, क्या एन बड़ा है किससे, किससे बड़ा होगा, एम से। सही है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा, द इज, क्या होता है डी इज, क्या होता है, सवाल क्या है हमारा, लार्जेस्ट। तो हम लार्ज लिख लेते हैं यार, सही है, इंग्लिश को छोड़ दो, ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा डी, एम होगा। नहीं नहीं, एन होगा ना, क्योंकि हम एन एन को बिग कर रहे हैं ना। यहाँ पे कंडीशन हमने क्या की है कि एन अगर बड़ा हो एम से, तो एम एन इज लार्ज होगा, मतलब एन बड़ा होगा। सही है, समझ आई। ओके ओके। हाँ, और एल्स में क्या होगा, एल्स में क्या होगा, अगर बड़ा नहीं है तो फिर हम लोग उसको एम को करवा देंगे, इज लार्ज कर दो। या ये चीज़ स्टेटमेंट तो तुम लोग अपनी इंग्लिश में जो भी लिख देना, मसला नहीं है, मैंने ऐसे ही लार्ज कर दिया, ठीक है। ये सीन हो गया। अब इसको रन करके भी एक मरतबा देख लेते हैं, अगर कोई गलती ना हुई मेरी तो इंशाल्लाह चलेगा। अब मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने 1 2 नहीं लिखा, इसको 1 2 भी कर लेते हैं। पहली वैल्यू में देता हूँ 10, दूसरी वैल्यू में देता हूँ 15, और इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को नज़र आए। द 15 इज़ लार्ज, सही है, मतलब 15 बड़ी है। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। दोबारा से एक और कर लेते हैं। अब मैं देता हूँ 5, और अब एक देता हूँ 55। तो क्या उसने बता दिया था 55 इज़ लार्ज, सही है। तो ये मेरा हो गया इवन और ओड, मतलब लार्जेस्ट अमंग टू, सही है, कंपेयर कर रहा था। इसमें आप 3 भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, 3 में करते हैं, मज़ा आएगा।
3 वाले की कंडीशन थोड़ी चेंज होगी, वो करते हैं, ठीक है। 3 वाला करते हैं। अब 3 में क्या है, NMO होता है ना, या मैं पी लेता हूँ, मुझे पी सही है, ओ हरी बेकार हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, यूज़र से जो है ना एक और इनपुट लेते हैं, सही है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं टैप करके कंट्रोल वी करता हूँ, और जो नंबर मेरा तीसरा आएगा उसको मैं पी में स्टोर करवा दूंगा। इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और एंटर द सेकंड वैल्यू, एंटर द थर्ड वैल्यू, सही है। अब क्या होगा कि अब मेरा चेक करेगा कि n जो है वो m से यहाँ तो बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे n बड़ा हो गया m से। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये देखो, ये जो n है ना वो इस m से तो बड़ा है, अब इससे भी बड़ा होना चाहिए। हम लोग 3 भाई हैं, मेरा नाम मोहित है, मेरे बड़े भाई का नाम आसिम है, और तीसरे का समझ लो मुजम्मिल है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि आसिम बड़ा है, तो आसिम बड़ा है तो वो आसिम जो है ना वो मुजम्मिल से भी बड़ा होना चाहिए और मोहित से भी बड़ा होना चाहिए, दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दोनों की कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे किसकी कंडीशन लगी हुई है, एक की कंडीशन लगी हुई है। अब दूसरे की कंडीशन लगाने के लिए क्या यूज होता है, एंड का एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब एंड होता है। एंड का मतलब ये होता है कि भाई अगर मोहित इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये कॉपी करके कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और एम की जगह पी कर देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एन है वो एम से भी बड़ा है और पी से भी बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द डी इज लार्ज, और यहाँ पे एन प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एल्स इफ कर देते हैं। एल्स इफ चलेगा, पता नहीं चलेगा सिंगल स्टेटमेंट में, खैर करके देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि इस ब्रैकेट को हम लोग जो है ना कॉपी कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब n की तो कंडीशन हो गई, अब किसकी देखता हूँ मैं, m की देता हूँ, ठीक है। m किससे बड़ा होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए, और किससे बड़ा होना चाहिए, p से बड़ा होना चाहिए। तो हम किसको प्रिंट करवा देंगे, m को, m प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज एल्स में क्या होगा, एल्स में ये होगा कि आपका, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे एल्स नहीं आएगा, सही है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी हम लोग कंडीशन लगाएंगे। वो क्यों, देखो अगर हम लोगों ने तीनों तीनों सेम रख दी है, n की भी वैल्यू 10 रख दी, m की भी 10 रख दी, p की भी 10 रख दी, तो ये तीनों तो इक्वल हुए। तो तीनों इक्वल हुए तो तीनों इक्वल का मतलब ये है कि क्या नाम है, वो फिर यहाँ पे p प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, मैं पता है क्या करना चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था कि इस एफ को इफ को हटा के यहाँ पे सिंपल लिख रहा था यही चीज के द पर्सन डी इज लार्ज सी, सही है। अब यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया, कंट्रोल वी, और इसको हटा दिया, और यहाँ पे मैंने पी लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा जो यहाँ पे जो है ना एन बड़ा है एम से भी और पी से भी, सही है। तो एन की कंडीशन हो गई कि एन दोनों से बड़ा होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया कि बी बड़ा होना चाहिए एन से और पी से, तो ये इसकी कंडीशन। अब बचा कौन, बचा पी। अब देखो ये कंडीशन नहीं चली, ये भी नहीं चली, तो जाहिर सी बात है ना, अगर n बड़ा है ना m बड़ा है तो जाहिर सी बात है p बड़ा होगा। तो p बढ़ाने में मैंने क्या किया कि भाई बस तू ये डायरेक्ट प्रिंट कर दे कि p बड़ा है, सही है। अब p बड़ा है तो अब इसको रन करके देखते हैं। इक्वल वाला केस जो है ना, यहाँ पे एरर हैंडलिंग नहीं होगी। देखो फर्स्ट वैल्यू हमने दे दी 5, दूसरी दे दी 10, और तीसरी दे दी 15, तो वो क्या बता देगा, द 15 इज लार्ज, ठीक है। अब दोबारा से दे देते हैं। अब मैं जो है ना इक्वल वाली देता हूँ, ठीक है, 5 दे दी, 5 दे दी और 5 दे दी। अब क्या बताएगा, द 5 इज लार्ज बताएगा। क्यों बताएगा, वो 5 कौन सा वाला बता रहा है, ये थर्ड वाला बता रहा है, ठीक है। थर्ड वाला वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ये कर दिया है कि n बड़ा हो तो n प्रिंट कराए, m बड़ा हो तो m प्रिंट कराए, अदरवाइज बस p ही प्रिंट करवा दे। तो अभी वो यही काम कर रहा है कि p को प्रिंट कर रहा है, हमें p को प्रिंट नहीं करना। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी p की, एल्स इफ में के ये चीज़ कंट्रोल सी
कंट्रोल V। अब क्या होना चाहिए, P बड़ा होना चाहिए N से और P बड़ा होना चाहिए M से, सही है। अब इक्वल वाला सीन पता है क्या होगा, इक्वल वाला सीन ये होगा कि कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, सही है, क्योंकि इक्वल के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई। अच्छा एक बात तुम लोगों ने नोट की, मैंने यहाँ पे एल्स नहीं लिखा हुआ, फिर भी कोड चल रहा है। तो मैंने तुम लोगों को यही बताया था कि एल्स इफ और एल्स जो है ना वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, आप लगाओ नहीं लगाओ। अब मैं तीनों को इक्वल देता हूँ, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि उसने कंडीशंस में जाके देखा तो कंडीशन तो कोई भी मैच नहीं हो रही, सारे बड़े हैं ही नहीं। तो हमने क्या किया कि उसको ये नहीं चलाया। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ, इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दूं, वो बेहतर रहेगा, सही है। अब इस पे क्या करेगा वो ये करेगा कि अगर मैंने n की वैल्यू 5 है, सही है, और m की वैल्यू भी 5 है, सही है, तो 5 और 5 ये क्या लिखा था, छोटा बड़ा हो या फिर बराबर हो। और इसमें मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे भी 5 लिखा था और p की वैल्यू भी 5 दे दूँ, तो इसमें भी बड़ा हो या बड़ा हो, तो फिर वो डायरेक्ट क्या करेगा, यही चीज़ यहीं पे प्रिंट कर देगा, मतलब n वाला ही 5 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे n वाला प्रिंट हो रहा है ना, ये चीज़, ये n वाला ही प्रिंट कर देगा, वो आगे जाएगा ही नहीं इक्वल वाले में, सही है। इसी तरह हम लोग नीचे वाले में भी इक्वल्स टू कर देंगे, मतलब इन कंडीशंस में इक्वल्स टू इस तरह से जो है ना वो सारे केस चेक किया करो और थोड़ा दिमाग लगाया करो, ये इस तरह से हो रहे होते हैं। ठीक है, समझ आई। अब एक मरतबा ये करके देख लेते हैं क्या आता है। अब सेम 5 ही आएगा, बट वो क्या करेगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, पहले इफ वाले में ही कर देगा, इंटर 5 5 5, तो 5 इज लार्ज। उसने पता क्या किया, अब उसने क्या किया कि वो यही लाइन में जो है ना 5 प्रिंट करवा दिया, आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि यही कंडीशन ट्रू हो गई थी, या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। समझ आ रहा है या ऊपर से गुजर रहा है? मुझे लग रहा है तुम लोग ऊपर से गुजर रहा है, या तो काफ़ी अच्छा समझ आ रहा है या ऊपर से गुजर रहा है। लीप ईयर वाला भी करवाना है। हाँ, तुम लोग बंदे हो कितने, 7 बंदे हो गए मेरे ख्याल में। ये सवाल समझ आया आप तुम लोगों को? यार मैं नहीं देख रहा बंदे बंदे। अच्छा चलो देख लिया, आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ना किसी को भी क्लिक करता हूँ ना तो वो क्या करता है, हैंग करता है। यार तुम लोग मैसेज करके बताते नहीं हो ना, फिर गुस्सा आता है। समझ आया ये? नहीं आया अभी तो बोल दो भाई, नहीं आया, मैं क्या करूँगा, क्लास से निकाल दूंगा, एब्सेंट लगा दूंगा, क्या करूँगा। मुझे आंसर जवाब दिया करो कि भाई तू आ जा, खुल जा। एक तो ये हैंग होती है इतनी गूगल मीट, इसलिए मैं इसको छेड़ता ही नहीं हूँ। देखा तुम लोग को नज़र आ रहा है कैसे ब्लैक स्क्रीन हो गई है, मैसेजेस खुल ही नहीं रहे। अब मैसेजेस खुले तो खुले, वरना तुम लोग व्हाट्सएप पे करना जो भी बात करनी हो। ये एक भाई ने मुझे कोड भेजा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग इफ टाइम इज लेस देन 12 एल्स प्रिंट गुड आफ्टरनून। यार इतना इजी पीजी है यार, ये तो इसको तो छोड़ दो, ये मैं तुम्हें खुद करके भेज दूंगा। इजी है ये, इवन ऑड की तरह ही होगा। इवन ऑड वाला कोड कहाँ गया, ये रहा ना, कहाँ था इवन ऑड वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, देखो एन के अंदर एन के अंदर मैं यहाँ पे, अच्छा टाइम वाला सीन है ना, वो टाइम वाला सीन इस तरह करो कि उसको हम लेंगे उसमें 24 आवर्स फॉर्मेट में लेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा एन इक्वल होगा या बड़ा होगा 12 से तो गुड आफ्टरनून है, और अगर छोटा होगा या बराबर होगा तो गुड मॉर्निंग है। बस यही सीन करना है, 12 की कंडीशन करनी है, 12 छोटा हो या बड़ा हो। है ये क्या हो गया, हाँ ये देखो, ये एन है, एन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 12 से। अब आपने मैसेज में क्या लिखा हुआ है, कौन सी कंडीशन लिखी हुई है, इफ टाइम इज लेस देन 12, अगर 12 से कम टाइम है तो गुड मॉर्निंग, तो 12 से कम है तो हम इसको यूं कर देंगे, ठीक है, और इसको हटा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, अगर टाइम मेरा 12 से कम है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देंगे, सही है। इसको हटा के मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दूंगा, ठीक है।
और यहाँ पे एल्स में क्या कर दो, गुड आफ्टरनून प्रिंट कर दो बस। अच्छा, एल्स में तुम गुड आफ्टरनून प्रिंट करोगे ना, तो उसमें ये होगा कि 12 से फिर बड़ी कोई भी वैल्यू आ जाए, और यहाँ पर भी तुम अगर -1 भी दोगे ना, फिर भी वो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। तो इसलिए तुम्हें 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए, तभी गुड मॉर्निंग होगा। अब -1 में तो गुड मॉर्निंग नहीं होता ना, तो बस यही कोड है। इसके अलावा आगे जो है ना वो इतनी बड़ी पंचायत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें कोड चाहिए भी ना, अभी ये सेव हो गया क्या ऑटोमेटिक? आज स्विच केस करेंगे। हमने ये प्रोग्राम्स भी देख लिए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन ऑड वाला, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स से। और आज जो है हम स्विच केस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो स्विच केस क्या होते हैं? स्विच केस जो है ना आपके बेसिकली वही काम कर रहे होते हैं जो इफ एल्स काम कर रहा होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत जो है ना इसमें सिंटेक्स इजी होता है, और ये लिखने के लिए जो है ना इजी रहता है। अगर एक ही वर्ड है उस पर कंडीशन लगी हुई है तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, दैट switch statement allows you to execute different parts of the code based on the value of a variable or expression. It's better alternate multiple if else statement when working with many conditions. अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आप if else कर रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, पहले if लगाते थे, फिर else if इतनी कर लेते थे। तो उससे क्या होता था, हमारा कोड जो है ना वो लंबा हो जाता था और थोड़ा बहुत लिखने में भी मुश्किल होती थी कि भाई इतना बड़ा कोड कौन लिखे। तो बेसिकली ये स्विच केस जो है ना उस चीज़ को इजी कर देता है कि अगर आपकी कोई कंडीशन किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है, अब वेरिएबल के ऊपर डिपेंड क्या कर रही है वो हम लोग नीचे देखेंगे कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है कि आप जो है ना पहले स्विच लिखते हो, फिर राउंड ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखते हो, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन वही वेरिएबल का नाम होता है जिसके ऊपर आप वो दे रहे हो, कंडीशन दे रहे हो, ठीक है। अभी अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो घबराओ नहीं, जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, उस पर जो हम वेरिएबल जिस पे हमें लगाना है कि भाई इस वेरिएबल के ऊपर हमारी कंडीशन है, तो उस वेरिएबल का सीधा सीधा यहाँ पे नाम आ जाता है। फिर आपके कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में ये होता है कि आपके केसेस लग रहे होते हैं, ठीक है। अब केस और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, ठीक है। अब कांस्टेंट 1 क्या है? कांस्टेंट 1 ये है कि यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दोगे कि इस वैल्यू पे क्या होना चाहिए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ, देखूँ अगर मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, हाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ये है कि मेरे पास मेरा एक जो है ना वो होटल वगैरह है या रेस्टोरेंट वगैरह है, ठीक है। वहाँ पे मेरे पास 4 चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। एक है टी, एक है कॉफ़ी, एक है जूस और एक है वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि मैं जब अगले बंदे को मेन्यू देता हूँ, तो मेन्यू देने के टाइम आप लोगों को पता है ना कि किस तरह इंटरफेस होता है, मतलब मेन्यू किस तरह बना हुआ होता है। लाइक उस पे सीरियल नेम होते हैं या लाइन वाइज लिखे हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब हमने इसको प्रिंट करवाया ना, तो मैंने इसको लाइन वाइज दे दी है और उसके आगे मैंने नंबर भी दे दिया। 1 पे मेरा टी है, 2 पे कॉफ़ी है, 3 पे जूस है एंड 4 पर पानी है, वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो मेरा प्रोग्राम है यूज़र से पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, सिलेक्ट अ ड्रिंक, और उसके बाद ये चारों ऑप्शंस उसको प्रिंट करवा देगा, मतलब मेन्यू दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र जो है ना वो इनपुट देगा, हम लोगों ने स्कैनफ रखा हुआ है, यूज़र ने इनपुट दिया। फॉर सपोज अगर यूज़र ने इनपुट दे दिया 3, तो 3 पे क्या है, जूस है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो वो चीज़ इनपुट ले रहा था वो किस में वेरिएबल में स्टोर हो रहा था, चॉइस के वेरिएबल में स्टोर हो रहा था, ठीक है। तो इसका स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है और उस वैल्यू को आपको चेक करना है, तो उस वेरिएबल का नाम आप इसमें दे देते हो राउंड ब्रैकेट में, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर था ना एक्सप्रेशन, यहाँ पे उस वेरिएबल नेम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, स्विच के साथ राउंड ब्रैकेट में चॉइस आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो गए, यही हो ना, हाँ गुड है, सही है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे केस 1 हो गया, केस 2, केस 3 एंड केस 4। अब क्या होगा कि केस 1 पे हमने टी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1 दे दी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करो, यहाँ से मैं 11 भी दे सकता हूँ। मैंने टी 11 पे रखी हुई है, मेरी 1 से लेके सीरीज़ नहीं है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, जो भी है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, केस लिखकर उसके आगे वही नंबर दे दूंगा कि भाई इस नंबर पे
ये चीज़ होनी चाहिए, सही है। और यहाँ से सेम वैल्यू हम वही देंगे जो ऊपर हमने लिखी हुई है। अब यहाँ पे 1 पे t लिखी हुई है तो मैंने 1 केस में ये रख दिया। अब क्या होगा, अब चॉइस मतलब जो यूज़र जो इनपुट देगा, मतलब 2 दे दिया, 3 दे दिया या 4 दे दिया, तो वो चॉइस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चॉइस में स्टोर हो गया तो वो आएगा स्विच केस में चॉइस लिखा हुआ है और आके देखेगा कि जो यूज़र ने इनपुट दिया हुआ है वो किससे मैच हो रहा है। तो 1 से अगर मैच हुआ तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवा देगा। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, यू सिलेक्टेड टी, ठीक है। उसके बाद अगर 2 में कर रहा है तो यू सिलेक्टेड कॉफ़ी, 3 में कर रहा है तो यू सिलेक्टेड जूस। तो इस तरह से। अच्छा, अब अगर हम इसको इफ एल्स से करते हैं तो इफ एल्स में मेरी कंडीशन क्या होती, मैं उसको ये बोलता कि भाई इफ राउंड ब्रैकेट ओपन करके चॉइस इक्वल्स टू 1, सही है। अगर कोई बंदा है वो चॉइस में 1 इनपुट करता है तो पेरेंट एफ में क्या लिखो, वही कंडीशन लिख दो, यू सिलेक्टेड टी, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे चॉइस इक्वल्स टू 1 कर दिया, ठीक है। अब उसके आगे मैं क्या करूँगा, एल्स इफ यहाँ पे लिखता जाऊँगा, एल्स इफ, सही है, एल्स इफ लिखा, उसके बाद फिर दोबारा से कंडीशन लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, चॉइस इक्वल्स टू 2 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कर दिया। उसके बाद पेरेंट एफ करके यहाँ से जो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे टी की जगह मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से जो है ना, अब अगर हम इसको इफ एल से करेंगे तो ये सीन होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाया, तो 1 स्टेटमेंट में मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि एक लाइन चल जाती है, उसका कर्ली ब्रैकेट का इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो, ये मुश्किल होता है और थोड़ा जो है ना दिखने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वगैरह लग रहा होता है। तो अब इस चीज़ को तुम लोग देखो और क्या नाम है, ये स्विच केस को देखो तो ये ज़्यादा ईज़ी और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो और ये स्विच केस तब होता है जब आपके पास कोई जो कंडीशन हो ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पर हो, जैसे यहाँ पे चॉइस है, चॉइस की वेरिएबल्स की वैल्यू पर है, तो ये ज़्यादा ईज़ी रहता है और ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है कोड। तो इस वजह से हम लोग स्विच केस यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्रेक का कीवर्ड क्या कर रहा होता है, ब्रेक का कीवर्ड बेसिकली ये कर रहा होता है कि यहाँ पे यूज़र ने 1 इनपुट दिया, 1 इनपुट देने के बाद वो यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा कि उसको फिर वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर 1 वाली कंडीशन उसको मिल जाती है तो वो आगे चेक ही ना करे, बस कोड ख़त्म हो जाए, स्विच केस ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है कि भाई हमारा काम हो गया, बस अब स्विच केस को ख़त्म कर दो। तो वो क्या करेगा, आगे जाके चेक ही नहीं करेगा, 2 3 4 5 जो भी है ना आगे उनको चेक ही नहीं करेगा, बस यहीं पे एंड कर देगा। हम बिला वजह इस चीज़ को आगे क्यों चेक करें, जब हमें अपनी डिज़ायर्ड जो हमें चाहिए था वो चीज़ मिल गई यहाँ पे केस 1 में, तो आगे क्यों जाएं। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। ब्रेक के अलावा कंटिन्यू भी होता है, किसी किसी टाइप का किसी कंडीशन में ये सीन हो रहा होता है कि हमारे एक केस पे वो काम हो रहा होता है, ठीक है। बट हम कहते हैं कि भाई आगे भी जाके चेक करें, क्या पता दूसरा कोई मतलब कुछ मिल जाए ये वो। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यू लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू से वो आगे चलता जाता है, तो ये सीन होता है, ठीक है। स्विच केस समझ में आ गया? जी जी। अच्छा, इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, तुम लोग को समझ में भी आए, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं ना, तो उसमें से देखता हूँ जो अच्छा हुआ मैं वही करूँगा, बाकी तुम लोग करोगे। Build a program to display days of the week, create a calculator using switch statement, assign grade based on marks, display menu based option for restaurant। अच्छा, इसमें से कौन सा करना है, करके दूँ? ये 4 को हटा के बताना, इसको हटा के बाकी इन चारों में से बताओ। डिस्प्ले वीक तो इजी है, ग्रेड वाला भी इजी है, मेन्यू भी इजी है, कैलकुलेटर वाला करते हैं। चलो कैलकुलेटर वाला करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर के लिए हमें ये तो सर ने करवाया था, ये क्लास में सर ने करवाया था क्वेश्चन कैलकुलेटर वाला। जी जी, आप करा लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ चलो कैलकुलेटर वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रिंट एफ में जो है ना वो प्रिंट करवा देंगे कि
कैलकुलेटर है हमारा, सही है, स्पेलिंग यही होती है ना, नहीं भी होती तो सही कर देना। प्रिंट में सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ये सेम एज इट इज जो है ना, जो हम लिख रहे हैं वही सेम एज इट इज प्रिंट होगा। 1 फॉर एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे लाइन ब्रेक भी लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इधर क्या करता हूँ कि इधर 2 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, और यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। अब इसके आगे जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंट एफ लिख के इंटर योर चॉइस लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इंटर योर चॉइस लिखते हैं, उसके बाद जो है ना हम स्कैन एफ से यूज़र से इनपुट लेंगे और इसको %d और उसको स्टोर करवा देंगे चॉइस के अंदर। चॉइस जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है ना पहले। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। और यहाँ पे इंट चॉइस कर दिया। ठीक है, और अब हम आते हैं स्विच केस में। ठीक है, स्विच केस में आ गए और यहाँ पे हमने चॉइस पे लिख दिया और आगे हम लोग ये लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा केस 1 में, अच्छा यहाँ पे जब वो 1 देगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने 1 दे दिया फॉर सपोज के भाई मुझे एडिशन करवानी है, एडिशन करवानी है, तो फिर उसको उससे 2 नंबर्स भी तो लेगा। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर का भी इनपुट लेंगे। ठीक है, कंट्रोल V और कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटर द वैल्यू, अबे वैल्यू ऑफ num1। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक num1 का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ num2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया num2 का, और यहाँ पे आके मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ num1 का और num2 का। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही यूज़र यहाँ पे चॉइस देगा, चॉइस देने के बाद जो है ना क्या होगा कि उससे एक num1 मांगेगा। ठीक है, num1 मांगने के बाद फिर num2 मांगेगा, और num2 मांगने के बाद फिर वो आ जाएगा स्विच केस में। ठीक है, अब स्विच केस में क्या होगा कि स्विच केस में हमारे पास क्या होता है, स्विच केस में हम क्या कर देंगे कि एंटर num1, ठीक है, और प्लस num2 इक्वल्स टू, यहाँ पे एक और वेरिएबल दे देते हैं क्योंकि एक हमें जो है ना आंसर भी तो स्टोर करवाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं आंसर ही लिख देते हैं, ANS लिख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम है ANS। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अच्छा जो भी आंसर होता है ना उसको इनिशियल 0 से कर दिया करो जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, उससे ये है कि गार्बेज वैल्यू नहीं आती। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू ये होती है कि आपकी ऑलरेडी जो है ना वो एक स्टोर हुई भी होती है, तो उससे कभी कभार जो है ना वैल्यू आगे पीछे आ जाती है। तो अब आंस के अंदर मैंने क्या कर दिया, num1 और num2 कर दिया। ठीक है, अब मैं एक पेरेंट f लगाऊंगा। तो ये आंसर वाली बात रिपीट कीजिएगा, मेरा नेट स्लो है इस वजह से आवाज़ कट गई जाती है। अच्छा, मैंने क्या किया कि एक num1 ले लिया और एक num2 ले लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एडिशन ली हुई है, ठीक है। अब इन दो नंबरों की, जो दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स की इनकी जो एडिशन होगी वो किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगी ना। जैसे अब नंबर 1 था 5 और ये नंबर 2 था 7, 5 और 7 12 हो गए, तो ये 12 कहाँ पे स्टोर होंगे, तो उसके लिए हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया आंस के नाम से, सही है। तो इस आंसर में हमारा क्या होगा, आंसर सेव हो जाएगा वेरिएबल में। अब क्या करेंगे, अब हम इस आंसर को प्रिंट कर देंगे सेम के द, क्या होगा, क्या लिखें, हाँ सही है, द एडिशन ऑफ num1 and num2 is num1 and num2 इज, आगे ये दे देंगे, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी दे देते हैं और आगे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, इस के बाद आंसर भी तो आएगा प्रिंट होके, सही है। अच्छा, ये जो %d है पहला वाला, यहाँ पे num1 होगा, यहाँ पे num2 होगा और यहाँ पे आंस होगा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कर दिया, num1 कर दिया, उसके बाद फिर मैंने num2 कर दिया, उसके बाद मैंने आंसर कर दिया और इसको मैंने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। और जब मेरी ये एडिशन हो जाए तो इसको मैं कर दूंगा ब्रेक, ठीक है। अब इसको ही मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, क्योंकि बार बार लिखूँ तो इसलिए इसको हम कर देते हैं एडिट। अब इसको मैंने क्या किया, केस 2 कर दिया, सही है, और num1 num2 को माइनस कर दिया, 2 पे सब्ट्रैक्शन था ना, हाँ, द सब्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, इज फलान टीरमटी, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन था, तो इसको num1 मल्टीप्लाई num2 और यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ, अच्छा इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। द डिवीजन, अच्छा यहाँ पे जो है ना एक स्टेटमेंट भी लग सकती है, वो ये है कि num1 बड़ा होना चाहिए num2 से, तो इस तरह से होना चाहिए, क्यों, क्योंकि num1 अगर फॉर सपोज 5 है और num2 10 है, तो 5 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 0.5 आएगा। तो वो 0.5 नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमने इंट लिया हुआ है आंसर में, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसके लिए हमें एक यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेंगे, ठीक है। तो कंडीशन लगा लेते हैं, इफ नंबर 1 is greater than or equals to num2, ये बात समझ में आई मैंने क्या लिखी है। क्योंकि डिवीजन के लिए आपका क्या होता है, डिवीजन के लिए ये होता है कि आपका जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, अगर छोटी होती है ऊपर वाली वैल्यू तो वो पॉइंट्स में, डेसिमल में चला जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना बराबर हों या बड़ा होना चाहिए। अब बराबर हों, जैसे फॉर सपोज 5 एंड 7 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है। और अगर ये बड़ी है 7, तो यहाँ पे भी पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स में आने के बाद पर आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप इंट रखी है। इंट के लिए क्या होता है कि पूरा होल नंबर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आता, ठीक है। इसके लिए हमें फ्लोट करना था, तो अभी हम इंट से काम कर रहे हैं तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। बट मैंने ये कंडीशन लगा दी कि ऊपर वाला छोटा नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर वाला छोटा होगा ना तो भाई वो नहीं काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने वो लिखी है। और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक को हटा के कंट्रोल X करके ऊपर इधर लिख लेता हूँ। अच्छा, अगर ये ना हो एल्स में तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे
समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि इनवैलिड वैल्यूज, ठीक है। और ये खत्म हुआ इसका। और ये अच्छा, एक चीज़ मैं तुम लोगों को सोच के इसके लिए बताना भूल गया, वो ये कि डिफ़ॉल्ट के बारे में। अच्छा, डिफ़ॉल्ट हमारा काम क्या कर रहा होता है कि ऊपर के चारों केसेस अगर मैच नहीं हो रहे, वन भी अगर यूज़र 1 भी नहीं दबा रहा, 2 भी नहीं दबा रहा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, अगर वो 6 दबा रहा है तो क्या होना चाहिए? तो उसके लिए क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन होता है, उस डिफ़ॉल्ट में क्या करते हैं हम, जो भी लिख लेते हैं ना तो वो आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, अगर यूज़र 1 2 3 4 के अलावा कुछ कर रहा है तो वो उसके लिए डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में आने के बाद वो प्रिंट कर देगा कि यही चीज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन, ठीक है। और यार अब एरर देखते रहो मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरे जो है ना कोड में एरर काफ़ी आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसको हम रन करके देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। सब कुछ सही है इंशाअल्लाह। पहले मैं देख रहा हूँ कौन कौन है। ओह, 4 अदर्स आ गए, नाइस। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि मेरा आउट इनपुट जो है ना, अब देखो कैलकुलेटर के नाम से आ गया और नंबर 1। अच्छा, मैं पहले इसको टेस्ट कर लेता हूँ फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ। अबे ये कोड ब्लॉक क्यों बंद हो गया? मैंने तो वो बंद किया यार, ये क्या? अभी कोड भी पता नहीं पड़ा हुआ होगा, पता नहीं, नहीं पड़ा हुआ होगा आई गेस। जब तक खुले ये भाई, मैंने यार वो उसको किया है बंद, वो जो आउटपुट आया था ना वो कंसोल को मैंने बंद किया है, ये कोड ब्लॉक ही बंद हो गया। शायद मैंने डबल क्लिक कर दिया ना उस पर। दुआ करो ये कोड पड़ा रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हाँ पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। अच्छा, तो कैलकुलेटर में यहाँ पे मुझे देनी थी सही है यही num1 की, ठीक है। अब चलेगा ये सही से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हो गया कैलकुलेटर आ गया और हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर भी नहीं दिया हम लोगों ने, इंटर यूर चॉइस, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे एंटर योर चॉइस में मैं देता हूँ 1, ठीक है। 1 में क्या हुआ, एडिशन आया। एडिशन के बाद वो मुझे बोलता है कि num1 की वैल्यू बताओ, तो मैंने उसको बता दिया 10। फिर वो बोलता है num2 की वैल्यू बताओ, मैंने बोल दिया 12। तो अब क्या आना चाहिए, द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 22। तो यहाँ पे ये मेरा सही काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ कि इसमें एक एरर है, जो कि एरर नहीं है, मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो होनी चाहिए बट इसमें नहीं हो रही। तुम लोग बता सकते हो? कोड में या फिर आउटपुट में? आउटपुट में देखो। अच्छा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो ये है कि अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके लिए हमने कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर एरर हैंडलिंग यहाँ पे नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही, देखो यहाँ पे हमने क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस 1 2 3 एंड 4 दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, सही है, 5 दे देता हूँ तो मेरा कोड वहीं पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि 5 पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, उसके पास 5 मेन्यू हैं, ठीक है। टी है, कॉफ़ी है, जूस है, वाटर है और एक और कोई चीज़ है, ठीक है, शेक वगैरह है। 5 चीज़ें हैं। आपने उसको बोला कि 10वें नंबर वाली चीज़ लेकर आओ, तो 10वें नंबर पे कुछ है ही नहीं या छठे नंबर पे कुछ है ही नहीं, तो वो आपको सीधा वहीं पे गाली देगा, बोलेगा भाई तू ये है ही 5 चीज़ें, तू छठी या 7वीं चीज़ क्यों मंगा रहा है।
तो यहाँ पे मेरा कोड ख़त्म हो जाना चाहिए, आगे बढ़े ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू नंबर 1 की वैल्यू मांगे ही नहीं, यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए ये देखो, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये सर जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं। आपने तो चारों चीज़ें लगा दी, चारों कंडीशंस लगा दी 1 2 3 4 के ऊपर। अब एक आपने एक्स्ट्रा नंबर लगा दी तो उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे वो आएगा, सही है। यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगा लेंगे हम। इफ़ की कंडीशन ये लगा लेंगे कि जो चॉइस है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, सही है, ग्रेटर देन 0 और या फिर चॉइस, अच्छा कोड नज़र आ रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, इज लेस देन 5, सही है। अगर यूज़र जो इनपुट देगा ना, वो इनपुट क्या होगा, वो इनपुट अगर क्या बोलते हैं 1 से लेकर 4 तक का इनपुट होगा, फिर ही वो जाके वैल्यूज़ मांगेगा, अदरवाइज़ वो वैल्यूज़ ही नहीं मांगेगा और आगे जाके वो जो है ना चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी उठा के स्विच केस भी जो है ना इसी कंडीशन के अंदर रखते हैं और यहाँ पे हम इफ़ का ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, ठीक है। ये इफ़ का ब्रैकेट बंद हुआ और आगे हमने एल्स लिख दिया कि प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ वैल्यू 1 to 4, ठीक है। अब वो एक एरर देगा कि भाई आप जो है ना, भाई ये मैंने एम ही लिखा हुआ है, इस पर आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम एक सेमी कॉलन लगा देंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो यूज़र है ना, सही है, वो यूज़र क्या करेगा, वो यूज़र अब मैं इसको बंद कैसे करूँ फिर वो, अच्छा अब यूज़र जो है ना 1 2 3 4 के अलावा कोई भी इनपुट देगा ना, ये चलेगा ही नहीं। फॉर सपोज मैंने 5 दे दिया, अच्छा ये मांग रहा है, तो कोई ना कोई भंड होगा। मैंने क्या भंड किया हुआ है, इफ़ चॉइस इज़ 0 से बड़ी होनी चाहिए, सही है। अच्छा यहाँ पे और नहीं एंड आएगा, फिर सही होगा ये। सॉरी गाइस, मेरी भी जो है ना वो यार ये इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये बड़ा हो रहा है। और अब हम करके देखते हैं 5, तो आई होप कि अब जो है ना वो आंसर नहीं आएगा। देखा अब क्या हुआ, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ वैल्यू 1 to 4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई अगर तुमने एक ऐसी चीज़ मंगवा ली जो कि हमारे इस ऑप्शंस में है ही नहीं, तो वो डायरेक्ट कोड बंद हो जाएगा, वो एक एरर दे देगा और कोड बंद हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई? हाँ समझ में आई। समझ में आई, चलो फिर गुड। अगर ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, ये बात सुने, अगर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे फिर जो नीचे डिफॉल्ट वाला वो लगाया था, फिर उसका तो अच्छा काम नहीं अच्छा, होगा मेरी ना। बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ थी ना, सही है, ये डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली किस वेरिएबल के ऊपर काम कर रही है, मुझे इस सवाल का जवाब दो। स्विच केस में कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है? कहाँ गए? अच्छा उसकी नेट का इशू है। जी इधर ही है। हाँ तो मुझे ये बताओ कि इसमें स्विच केस में कौन सा वेरिएबल, किस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगी हुई है? अरे घबरा क्यों रहे हो? मैंने क्या बताया था, ये वेरिएबल है ना मेरी जान, ये चॉइस की वो है ना वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के ऊपर ये कंडीशंस काम कर रही है ना, केस 1 केस 2। सर वो नेट का इशू आ रहा है। हाँ हाँ मसला नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा हाँ है ये कि चॉइस के वेरिएबल पे। हाँ चॉइस के वेरिएबल में हो रहा है कि 1 से लेकर 2 3 4 वो आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है ना वो, यहाँ पे भी हमने चॉइस के ऊपर ही रखा हुआ है। मसला पता है क्या है, यहाँ पे अगर आप चॉइस दे दो, ठीक है, स्टोर दे दो, तो उसके बाद क्या कर रहा था, इफ़ की कंडीशन नहीं लगी हुई थी। इफ़ की कंडीशन नहीं लगी हुई थी तो वो डायरेक्ट इनपुट ले रहा था यहाँ पे। क्यों यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं?
अब ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है। हमारा कोड इस तरह था पहले। अब क्या किया, अब उसने देखो इनपुट तो नहीं आएगा, मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ यहाँ से। एक एक ये वाला था ना, हाँ, यहाँ से लेकर मैं इसको यहाँ तक जो है ना वो कर देता हूँ। अब देखो मेरी यहाँ पे इफ की कंडीशन नहीं लगी हुई, ठीक है। यहाँ पे कुछ बंड है, वो ये है कि ये कौन सा ब्रैकेट है, इंट मेन का है, और ये किसका है, स्विच केस का है। तो एल्स से पहले वाला ना उसका अपना ये जो आपने किया था इस वाली कंडीशन। क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, ये इफ वाला भी तो देना था ना, ये जो इफ था हमारा, इसका करली ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा करली ब्रैकेट। ये किसका है, ये चॉइस का है। अच्छा हाँ, ये एक यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगा, सही है, अब चलेगा। अबे भाई क्या हो गया, ये मेन का हो गया। एक मिनट एक मिनट, एल्स जो कमेंट किया है ना उससे पहले वाला जो वो हटा दो। हाँ हाँ, अब मेरे ख्याल में चलेगा, हाँ सही है, वो एक एक्स्ट्रा लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा प्रशांत कह रहा था कि हमने डिफ़ॉल्ट में जो है ना वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है कि भाई अगर 1 2 3 4 5 इन चारों केसेस में से कोई भी ना हो, तो यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग के लिए ये चीज़ रखी हुई है। तो इफ़ वाली कंडीशन लगाने की क्या ज़रूरत थी? प्रशांत, तुम्हारा यही सवाल था? अब जी जी हाँ, अब क्या होगा देखो, अब ये जो है ना, अगर हम चलो ये देखो हम 5 दे रहे हैं, ठीक है। 5 देने के बाद ये हमसे क्या मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है। वैल्यू हमने दे दी 4 और फिर मैंने दे दी 7, ठीक है। अब ये देखो इनवैलिड वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। अब मसला ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पर इसने 5 बोला तो वैल्यू ले ही नहीं, इनपुट क्यों ले रहा है? ये बात समझ में आई? मैं जो है ना एरर एरर हैंडलिंग पहले ही लगा रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या थे, 4 ऑप्शंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 ऑप्शन थे। अब वो बंदा आता है, वो ऊपर से आता है, उसने क्या किया कि उसने भाई बोला कि मुझे फिफ्थ वैल्यू चाहिए। यहाँ पे कोई फिफ्थ वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई फिफ्थ वैल्यू है ही नहीं। जब फिफ्थ वैल्यू नहीं है तो इनपुट मांगे ही नहीं ना, ये वाला इनपुट मांगे ही नहीं, क्यों मांग रहा है बिला वजह? मैंने वैल्यूज़ क्यों दी? ये तो मैं शक ही हो गया ना बिला वजह वैल्यूज़ देके। 7 और 4 11 होते हैं, इसने मुझे वैल्यू दिया ही नहीं, और यहाँ पे बस लिखा हुआ है इनवैलिड वैल्यूज। अबे कौन सी इनवैलिड भाई, ये तो वैल्यूज तो वैलिड है। तो यहीं पे मुझे एरर देना है ना, तो उसके लिए मैंने वो कंडीशन लगाई थी, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैं दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ ताकि वापस आ जाए, सही है। तो ये मेरी कंडीशन वही थी कि मेरी जो चॉइस है ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1 से लेकर 4 तक होनी चाहिए। जब 1 से लेकर 4 तक होगी फिर ही जाके ये इनपुट लेगा, अदरवाइज ये इनपुट ही नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद केस फिर अगर हमने 4 तक दे दी, फिर वो आ रहा है 1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने 1 दिया था। तो 1 के अंदर क्या कर रहा है वो, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और जो इसका आंसर है वो आंसर में सेव कर रहा है, और यहाँ पे सिंपली num1 num2 और आंसर को प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद इसको ब्रेक दे रहा है। ब्रेक देने के बाद फिर ये स्विच केस ख़त्म हो रहा है। तो ये सीन है। ये प्रोग्राम समझ में आया? स्विच केस समझ में आया किस तरह काम कर रहा है? ये अब एक जी जी हमारा समझ में आ गया। कैलकुलेटर वाला सीन हो गया, ठीक है। क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ, किसी को कोई मसला? ये बंदे ही इतने बैठे हुए हैं। यही क्लास में 3 बंदे। ये दो कौन है, ये दो कौन है? हाँ चलो ठीक है। तो अब जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा अजहर ये भाई आप क्लास ले रहे हो आज? यार हाँ मैं लूँगा। अच्छा, तो ये हमारा स्विच केस हो गया, ठीक है। स्विच केस हम लोगों ने समझ लिया।
और उसमें से जो है ना मैंने क्या किया कि आप लोगों को एक कैलकुलेटर वाला, ये जो दूसरा सवाल था ना, ये दूसरा सवाल मैंने करवा दिया। अब ये जो 4 सवाल है ना, ये लोग तुम लोग खुद लिखना, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें से तुम लोग ये करना कि जो डिस्प्ले डेज ऑफ द वीक है ना, उसकी लॉजिक ये रखना कि एक यूज़र से इनपुट लेना कि एंटर द नंबर वगैरह लिखना, ठीक है। और उससे इनपुट लेना 1 से लेकर 7 तक। अगर यूज़र इनपुट करता है 1 तो प्रिंट करवा देना मंडे, अगर 2 इनपुट करता है तो ट्यूसडे, इस तरह से एक प्रोग्राम कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स, ठीक है। अब बेस्ड ऑन मार्क्स का क्या सीन होगा कि वो मार्क्स के ऊपर उसका ग्रेड शो करवा देना, ठीक है। बाकी ये रेस्टोरेंट वाला तो इजी है, मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह देखो यहाँ पे मैंने टी, कॉफ़ी, जूस और वाटर का दिया हुआ है एग्जांपल। यहाँ पे तुम लोग अपने रेस्टोरेंट के किसी भी मेन्यू का दे सकते हो, और उसमें जो है ना, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो नहीं हो रहे हैं, पैसे शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो तुम लोग जो है ना ये मुझे प्रॉपर करके देना रेस्टोरेंट वाला। यहाँ पे टी लिखा हुआ है ना, टी के आगे लिखना 100 रुपये, ठीक है। और कॉफ़ी के आगे 500 रुपये, जूस के आगे 200 रुपये और वाटर के आगे 50 रुपये, ठीक है। इस तरह से करना। फिर एक यूज़र है, यूज़र अगर वो चाय लेता है, ठीक है, चाय लेने के बाद उसको प्रिंट करवा देना कि भाई यू सिलेक्टेड अ टी एंड योर बिल इज़ दिस, ठीक है। वो जो बिल होगा वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, जिस तरह मैं आंसर यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये एक वेरिएबल के अंदर मैं आंसर करवा रहा था ना, तो इस तरह से तुम लोग एक टोटल लेना, टोटल में स्टोर करवाते जाना, और उसके बाद में बिल भी शो करवा देना कि आपने ये चीज़ खरीदी है और आपका ये बिल आया है, ठीक है। ये इस तरह करना। अच्छा अब आते हैं हम लोग लूप्स के ऊपर, ठीक है, लूप्स कवर करते हैं। लूप्स में फिर पहला ये जो मेनू वाले क्वेश्चन में ब्रेक यूज करें, ये क्या मेनू वाले क्वेश्चन में फिर ये ब्रेक यूज करें, हाँ ब्रेक ब्रेक। यार, ब्रेक ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि ब्रेक आपका क्या होता है कि देखो, अब तुमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना तुम कह रहे हो कि भाई एक बंदा है, उसने जो है ना चाय ले ली और उसका मैंने बिल भी शो प्रिंट करवा दिया। अब मैं आगे आगे क्यों चलोगे, क्योंकि आगे तुमसे वो इनपुट मांग ही नहीं रहा। तुम यहाँ पे लूप लगाओगे, नहीं लूप। अच्छा, मैम तुम्हारी बात समझ गया कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि एक बंदा है, उसने एक चीज़ मंगवा ली, उसके बाद वो दूसरी चीज़ भी मंगवा रहा है, तो उसके लिए मैं ब्रेक ना लगाऊं। ब्रेक उसके लिए नहीं होता, ठीक है। ब्रेक यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि आपको एक कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी की 1, अब यहाँ पे टी की कंडीशन क्या है, 1 है ना, तो चाय मेरी 1 पे रखी हुई है। चाय जब मेरी 1 के ऊपर रखी हुई है तो ये चीज़ चल गई। चलने के बाद क्या होगा, आगे कुछ है ही नहीं, आगे सिंपली केस 2 केस 3 है। आगे वो क्या करेगा कि अगर आप इसको हटा देते हो तो हटा देने के बाद क्या करेगा, उसने ये कमांड तो रन कर दी, ठीक है। ये कमांड रन करने के बाद आगे भी केस 1 ढूंढेगा। ये बात समझ में आई। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं ना, तो ब्रेक ना लगाने का मकसद ये है कि हाँ, आगे भी वो सही सही। केस 1 ढूंढेगा, और आगे केस 1 है ही नहीं, तो बिला वजह मैं उसको क्यों इतनी खारी करवाऊं कि भाई आगे भी तो ढूंढ, आगे होगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा कोड जो है ना वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए और जो कंपाइलर है वो उसको आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ होती है ब्रेक के लिए। अच्छा, जो चीज़ सही। तुम कह रहे हो ना उसके लिए होता है लूप, लूप लगता है। तो जब हम लूप कवर कर लेंगे तो मैं इसी के ऊपर जो है ना लूप लगा के दिखा दूंगा। उसमें क्या होगा कि यूज़र को आप अब आपने यूज़र को ये प्रिंट करवा दिया, ये प्रिंट करवाने के बाद जो है ना वो यूज़र बोलेगा कि आप जो है ना क्या कह रहे हो कि आपने 1 एंटर किया, 1 पे एडिशन होकर आ गई। एडिशन होने के बाद फिर वो दोबारा से आप उससे पूछोगे कि आपको दोबारा कोई करनी है, तो वो पूछेगा कि हाँ भाई करनी है तो करेगा, वरना फिर वो बंद कर देगा। तो वहाँ पे यहाँ पे हम लोग एक और लगा देंगे 5 का ऑप्शन, वो एग्जिट के लिए, ठीक है। जब तक वो 5 का एग्जिट का वाला नहीं दबाएगा ना तो एग्जिट नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस पर अब लूप लगेगा, इस पर लूप लगेगा, बाकी फिर ये काम करता जाएगा। तो रेस्टोरेंट वाला जो तुम कह रहे हो ना उस पे यही सीन होगा कि आपका सारा काम इधर करेगा। बस उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे एक डू वाइल का लूप लगेगा, सही है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद होगा और यहाँ पे वाइल लगेगा, और यहाँ पे चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 5।
यहाँ पे कर्ली ब्रेक वो सेमी कोलन आता है डू वाइल में, लेट मी चेक। हाँ सेमी कोलन आएगा। अब देखो अब क्या होगा, अब ये सीन होगा कि जब तक यूजर 5 एंटर नहीं करेगा ना तो वो इससे इनपुट लेता जाएगा। ये डू पे क्यों आ रहा है एरर, सिंटेक्स क्या होता है इसका, मुझे सिंटेक्स ही याद नहीं आ रहा। डू और वाइल ये वो लिखा तो सही है। अच्छा दो चीजें कराने के लिए लूप लगाना पड़ता है, राइट? नहीं नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है ना उसका, मेन का मैंने हटा दिया शायद। अबे भाई क्या हो रहा है, एक मिनट, कर्ली ब्रैकेट का कोई इशू है। ये हो गया डू का और ये हो गया इसका। एडिशन और लाइक सब्ट्रैक्शन दोनों कराने के लिए क्या करना मतलब होगा इसमें चेंजेस? यार हम लूप लगा देंगे ना कि फॉर सपोज एक मरतबा उसने एडिशन करवा दी तो फिर ये लूप दोबारा से चलेगा, ठीक है, तो वो सीन होता है। पर एक मिनट, इसमें कुछ एरर आ रहा है, वो एरर क्यों आ रहा है? ये इसका हो गया, ये किसका है, ये इफ का है और ये चॉइस का है। एक मिनट में जो है ना इसकी एक मरतबा सिंटेक्स देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। यार ये इसी तरह लगता है, डू यहाँ से आ गया कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे एंड में आके वाइल 1 और ये इस तरह। तो सही तो लिखा है मैंने, एक मिनट मैंने कोई भंड कर दिया होगा। इसको मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा अब ये देखते हैं ये चल रहा है, ठीक है ये चल रहा है 1 2 और 6, ठीक है। अब जो है ना इसके ऊपर इंटर करो, डू लिखो, डू के बाद ये करो और कर्ली ब्रैकेट बंद करो, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 5 और आगे कर्ली ब्रैकेट। यार ये मैं जो है ना देख लेता हूँ, पता नहीं क्या मसला है, आना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों आ रहा है। कंट्रोल सी और नीट चल रही है ना, सही है। It use a do while loop, a menu and switch proper, therefore a few issues improvement you fix, choice scope issue division while choice you declare choice inside the loop। अच्छा जो while है ना वो while मैंने क्या किया हुआ है, inside the loop यूज किया हुआ है। अबे तो यही तो होता है do int। अच्छा अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये मुझे जो है ना लूप के बाहर इनिशियल करनी होगी। अब मैं समझ गया, सॉरी गाइस। यार मैंने एक्चुअली काफ़ी 2 साल से इस प्रोग्रामिंग पे काम नहीं किया ना, मतलब तो इस वजह से वो हो रहा है, वो आ गया।
तो जो ये मेरा चॉइस था ना, वो चॉइस क्या था, डू के अंदर स्टोर हुआ था। तो डू के अंदर स्टोर हुआ था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डू वाला हमारा ख़त्म हो रहा है, तो ये डू के बाहर चॉइस को एक्सेस ही नहीं करेगा, तो वो एरर दे रहा था कि चॉइस है क्या। अब ये चलेगा। मेरी यार इस पे थोड़ी ग्रिप नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से याद नहीं आ रहा था। अब क्या होगा, देखो मैंने 1 एंटर किया, उसने मुझसे वैल्यू मांगी पहली, तो मैंने 5 दे दी। उसके बाद उसने num2 की वैल्यू मांगी, मैंने दे दी 10। तो उसने क्या किया, द एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज़ 15, और उसके बाद अगेन उसने मुझे एक वो दे दिया, दोबारा से मेन्यू दे दिया। अब अगर मुझे तो कोई सब्ट्रैक्शन करवानी कोड चाहिए, में क्या चेंजेस की थी हमने वो बता देंगे आपसे। सॉरी, कोड में भी हमने आपसे क्या चेंजेस की थी, अच्छा, रिपीट कर देंगे कोड में प्लीज। ये चेंजेस की थी कि हमारे पास ये जो वेरिएबल था ना, इंट चॉइस वाला, ठीक है, तो हमने क्या किया था कि हमने लूप के अंदर जो कंडीशन लगाई थी वो चॉइस के ऊपर कंडीशन लगाई थी, और जो चॉइस था ना वो लूप के अंदर इनिशियल हुआ था। ये जो लाइन थी ना कंट्रोल एक्स करके, ये इधर स्टोर हुई थी, ठीक है, कंट्रोल वी, ये यहाँ पे थी लाइन। तो ये क्या था, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर था ना, ये वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर था, डू के अंदर डिक्लेयर था। अब ये देखो, ये करली ब्रैकेट किसका है, डू का है, और यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट ये किसका है, डू का है। तो यहाँ पे डू खत्म हो रहा है। जब डू खत्म हो रहा है और वेरिएबल चॉइस आपका यहाँ था, तो इसके बाहर आप एक्सेस कर ही नहीं सकते चॉइस को। तो बेसिकली वो ये चॉइस को पढ़ ही नहीं पा रहा था, वो कह रहा था ये चॉइस है क्या, क्योंकि यहाँ पर आपने उसकी दीवार खड़ी कर दी, ये वाली दीवार, ये यहाँ पे जो है ना, ये वाला करली ब्रैकेट लगा दिया ना, तो यहाँ तक उसकी लिमिट थी चॉइस की। ये वाली जो चॉइस है ना, वो यहाँ पर एक्सेसिबल था, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो एक्सेसिबल था, यहाँ पर उसको एक्सेस किया ही नहीं जा पा रहा था। तो उसने बोला कि भाई इस वेरिएबल को लूप से बाहर करो। तो हमने क्या किया, जो ये वाली लाइन थी ना, इस लाइन को, मतलब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको हमने लूप के बाहर यहाँ पे स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो ये सीन हुआ। अब क्या हुआ होगा कि अब हमारे पास इसने एक आंसर दे दिया, उस आंसर देने के बाद उसने दोबारा से एक जो है ना ये चीज़ प्रिंट करवा दी, और अब वो हमसे चॉइस मांग रहा है। अब अगर मैंने इसको 5 दे दिया ना, तो ये बंद हो जाएगा। देखा, ये 5 दिया, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर वैल्यू 1 to 4। तो ये बेसिकली जो हमने पहले एरर हैंडलिंग लगाई थी ना, वो चल रही है। बट ये 5 है ना, तो 5 वाला इसने काम कर दिया, वहाँ पे जो लूप है ना वो लूप ख़त्म हो गया। और उसके बाद देखो, अब इसने ये वाला जो मेन्यू था वो दोबारा से डिस्प्ले नहीं किया। यहाँ पर देखो, उसने आंसर दिया था, आंसर देने के बाद उसने ये दोबारा से डिस्प्ले कर दिया था मेन्यू। अब उसने डिस्प्ले नहीं किया और वो कोड ख़त्म हो गया। समझ आया?